कर रहे हैं कि आप अगर बुज़दिल नहीं हो, अगर डरपोक नहीं हो तो तोड़ो अपना असेंबली, मुस्ताफी हो जाए, नहीं तो हम आ रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, कदम एतमाद साथ लेके जा रहे हैं। बिलावल, मैं खैरपुर में कहता हूँ तुम 3.5 साल का हिसाब दे दो, मैं 15 साल की दरखास्त लेकर आया। आज पीपल्स पार्टी वफाक में हुकूमत बनाने के काबिल नहीं है। जब तक तुम अपना किबला दुरुस्त नहीं करोगे, इसी तरह पिछते चले जाओगे, महरूम रहोगे। अब आपका पुत्री तमाशा नहीं चलेगा, सिर्फ तीर चलेगा, तीर चलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं करण नाज। बिजली पेट्रोल की कीमतों में कमी के हैरानकुन ऐलानात के बाद वज़ीर आज़म का ऑपोजिशन पर एक और वार। चौधरी बरादरान से मिलने पहुंचे वज़ीर आज़म साहब। तहरीके अदम एतमाद को गैर फाल करने की तैयारी है या फिर ये सिर्फ तीमारदारी है? नून लीग पीपल्स पार्टी के टिकट के एवज अपने ही अरकान की बेवफाई का खदशा जाहिर कर रही है। अब वजह चाहे जो भी, लेकिन वज़ीर आज़म की मुलाकात हालिया सूरत हाल में इंतहाई अहम भी है और ऑब्वियसली मैं कह सकती हूँ इसे गेम चेंजर भी हो सकती है। दूसरी तरफ नाज़रीन, ऑपोजिशन भी मोमेंटम बनाए हुए है। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च और तहरीक अदम एतमाद के लिए राब्ते ये भी साथ साथ जारी हैं। बिलावल भुट्टो ने आज 5 हुकूमती अरकान से राब्ते किए हैं। राबतों की सियासत का फाते होगा, कौन किसे सरप्राइज देगा, यकीनन ये जवाब अब शायद वक्त करीब आ गया है कि जल्द ही ये जवाबात मिल जाएं। मेरे साथ मेहमान आलिया हमजा मेरे साथ मौजूद हैं, ज्वाइन कर चुकी हैं। खुशामदीद कहूँगी आपको आलिया। सबसे पहले तो मैं चाह रही हूँ ज़रा ये जो बड़ी स्पेशल मुलाकात है इसके हवाले से बात कर लें। ये मुलाकात सिर्फ हाल अहवाल के लिए है या अदम एतमाद के हवाले से भी बात हुई है इस मुलाकात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो किरण, मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, हमारे इत्तेहादियां हमारा में बनता ही था। जहांगीर तरीन सब बीमार थे, उनकी अयादत करना हमारी पार्टी का हिस्सा है, वो भी हमारा बनता था। सवाल तो होना चाहिए था ऑपोजिशन से, जो उनको चीनी चोर ATM हमारा कहते थे, उनके बाहर भागने के ऊपर, वो मतलब बाहर बीमारी के इलाज के लिए जाने के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को ये कहते थे कि आपने उनको NRO देकर वापस भेज दिया। आज वो उनकी सेहत कामला के लिए दिन रात शब रोज दुआएं करने में मसरूफ है। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने ही, जिसे कह लेना, अपनी ही बात से इसको तो खैर मैं हिलाल यू टर्न ही कहूंगी जो बहुत से लोगों के लफ्ज में। अब इसी तरह से चौधरी बरादरान की तो ये ताजियत कबूल नहीं करना चाहते थे। चौधरी बरादरान के तो दर का रास्ता इनको भूला हुआ था और उन्हें ये लगता था, और जिस तरह के उनके लिए स्टेटमेंट थी, तो हमारा तो अपने इत्तेहादियों से उनके हाल चाल पूछना, उनकी अयादत करना, हमारी तो एक जिससे कह ले मतलब हमारे इत्तेहादियां, हमने तो रूटीन की मुलाकात आप कह रही हैं बनता था, आप कह रही हैं बनता था आलिया। तो आप ही के वजीर दाखिला शेख रशीद साहब मीडिया पर बैठ के कई दफा ये बात बोल चुके हैं कि PTI के लोगों को मेरी बात बड़ी बुरी लगती है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि मुलाकात कर लें, फिर भी कहूंगा हाल अहवाल पूछ लें। तो ये शेख रशीद साहब जो बार बार कहते रहे वजीर आजम साहब को, उसके बाद ये ख्याल आया कि इनसे तो मिलना बनता ही था। मैं तो किरण इतना कहूंगी, खान साहब ने 2 दिन ऐसे बाउंसर मारे हैं ना कि पूरी ऑपोजिशन को जो मलिया मेट कर दिया। मुझे तो यही नजर आ रहा है जो ऑपोजिशन, अब क्या स्टोरियां आपको मैं क्या बताऊं, ये तो एक कहानी का एक रुख है ना। ये जो बाउंसर पे बाउंसर मार रहे हैं, ये ऑपोजिशन को मलिया मेट करने के लिए ही है। कोशिश कर रहे थे कि तो ऑफ कोर्स ये सारे के सारे कल से आप लेकर जो पेट्रोल बम जो में कीमतों में कमी करके बिजली और पेट्रोल की, ये तो ऑपोजिशन पर बम ही गिरा है ना। वो किस चीज का रोना रोएंगे? आज तो आपने शाहिद खान की स्टेटमेंट नहीं देख ली। कल तक तो हम IMF के आगे लेट गए थे, आज IMF के आगे लेटने से लेकर हमने IMF की हर बात की नफी कर दी है। ये मैं तो नहीं कह रही, शाहिद खान कह रहे हैं। अब हम कहते थे हम ये पूरी दुनिया में आलमी महंगाई है, आज वो इस चीज को मान रहे हैं कि दुनिया में तो पेट्रोल की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ी हैं, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कैसे कम करें? हम भी यही समझाने की अवाम को कोशिश करते थे कि बिजली के अंदर 60% इंपोर्टेड फ्यूल यूज हो रहा है। आलिया, आपने मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझा दी है, मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझा दी है, यानी कि ये जो महंगाई इन्फ्लेशन जो पाकिस्तान में जा रहा है, अवाम को रिलीफ नहीं मिल पा रहा था, तो ये अवाम को रिलीफ देने के लिए नहीं है,
ये रूस यूक्रेन जंग की वजह से नहीं है, अब ये ऑपोजिशन को एक बम मारने के लिए, ऑपोजिशन को साइडलाइन करने के लिए, ये ऑपोजिशन को खड्डे लाइन लगाने के लिए है, आवाम के लिए नहीं है ये। देखिए जी किरण मैं तो ऑपोजिट नहीं किरण, आप इस चीज को इस तरह से लें कि हम तो अवाम को तब भी रिलीफ देना चाहते थे और हम यही अवाम को बता रहे थे कि आज हमने मतलब ये अवाम के रिलीफ का क्या है कि कभी पेट्रोलियम लेवी, कभी टैक्सेस, कभी 30 रुपए से कम के हुए ही नहीं है इन द होल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। आज आपको पता है कि पेट्रोलियम लेवी हमने 0 कर दिया है, सेल्स टैक्स 1 रुपया 1.8 के ऊपर आ गया है। तो यही तो रिलीफ है जिसकी हम बार बार बात कर रहे थे, लेकिन अफसोस इस चीज का नहीं है। अफसोस इस चीज का है कि ऑपोजिशन को इस चीज को अप्रिशिएट करने की बजाय आज वो हमें ये कह रही है कि जी जब महंगाई, यानी हम जो मंत्रा आवाम को, हम जो बार बार एजुकेट करने की कोशिश कर रहे थे कि इंटरनेशनल इन्फ्लेशन, अल्टीमेटली देखें आवाम को इससे फायदा होगा, लेकिन आपने भी और आपके दीगर वुज़रा भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं जिससे ये तासुर पैदा हो रहा है कि ये रिलीफ जो है ये इसलिए है क्योंकि ऑपोजिशन को जरा खामोश किया जाए, उनको जरा साइडलाइन किया जाए। मैं जरा चौधरी ब्रादरान से जो मुलाकात हुई ना, इसके हवाले से भी मजीद आपसे आगे। जी एक सेकंड किरण, मैं सुन रही हूँ आपको। सिर्फ इसमें इतनी बात करना चाहती हूँ कि आप ये जो कह रही है ना ऑपोजिशन ने तो कभी भी अवाम के रिलीफ की बात नहीं की थी। ऑपोजिशन तो वो अपने 16 अरब के FIA वाले मुकदमे से भाग रहे थे और उनको भी पता है कि उन पे फर्दे जुर्म आयद हो जानी थी। वहां पर नवाज शरीफ साहब का वीजा एक्सपायर होने लगे। सो ये सारा कुछ उनकी ये मूव भी अवाम के लिए तो थी नहीं, लेकिन हमारी हर मूव अवाम के लिए, और इसका रिलीफ सिर्फ हम अवाम को ही देना चाहिए। अच्छा ठीक। अच्छा सिराजुल हक साहब ने चौधरी शुजात से सवाल किया कि क्या परवेज इलाही को शेरवानी पहनवा रहे हैं। वो ऐसा कहते हैं कि मामला तय हो जाए तो शेरवानी बनने में वक्त कितना लगता है। तो क्या हुकूमत भी काफ लीग को वजारत आला की काउंटर ऑफर पर गौर कर रही है? देखिए मेरी एक बात सुने, हमारा तो उनके साथ मतलब ऐसी कोई चीज, हमारी तो ये डील्स वगैरह ये जो बात करें ये उन लोगों का प्रॉब्लम है जो अदम एतमाद लाना चाहते थे। सवाल तो उनसे होना चाहिए कि वो आपस में क्या ऑफर्स कर रहे थे, वो आपस में क्या फ्रूट चाट, चना चाट, किटी पार्टीज, फूड स्ट्रीट जो उन्होंने किया हुआ था वो उनका प्रॉब्लम है। हमारा प्रॉब्लम उनके साथ एक हमारा और उनका एक ट्रस्ट का रिलेशन है। ये बात इनको ऑपोजिशन को तभी समझ में आ जानी चाहिए थी जब मोहन्नस इलाही साहब ने आकर स्टेटमेंट दी थी कि हम वेलकम हर किसी को करते हैं लेकिन हमने ताल्लुक निभाने के लिए बनाया। तो मेरा तो ख्याल है ये उसी दिन इनका अदम एतमाद के गुब्बारे से हवा निकल गई थी। ये जितना इसको प्रोलॉन्ग करेंगे, मेरा ये ख्याल है ये खुद एक्सपोज हो रहे हैं कि इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। इनके सारे ये हर तरफ से इनको जो है मतलब आप ये देख लें कि धुतकारा जा रहा है। ये वही तो बात है कि घसीटना जो है वो शहबाज शरीफ ने था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इनको ऐसा दर बदर घसीटा है, लाहौर की क्या हर जगह की सड़कों पर उनको घसीटा, और आइंदा भी ये इसी तरह से सड़कें ही मापते रहेंगे और अगली इंशाल्लाह टर्म भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की है। लेट्स सी। चलें आलिया, मुझे ये बताइए, बिलावल साहब निकल गए क्योंकि 2 दिन हुए हैं, अभी 10 दिन का उनका सफर है ये टोटल इस्लामाबाद पहुंचने का। वहां पर उनका पड़ाव क्या होगा? फैजाबाद में रुकेंगे, डी चौक पर होंगे? आप लोगों से कोई बातचीत हो रही है? कहाँ जगह दे रहे हैं आप उनको? देखिए अभी तक तो उन्होंने हमसे लाहौर के लिए नासिर बाग मांगा था। हमने उनको बड़ी फराख दिली से हमने कहा आप मीनारे पाकिस्तान में आकर जलसा करें। 5 दफा हम भर चुके हैं, 1 दफा आप भी जरा भर के दिखाएं। हमें क्या पता, हम भी तो देखे अवाम की ताकत जो आप अवामी सैलाब लेकर आ रहे हैं। वहां पर तो सिंध पर तो आपने देख लिया तमाशा कि वहां पर पुलिस की वैन्स हो गई, एम्बुलेंसेज हो गई, मतलब लाश के लिए एम्बुलेंस वहां पर नहीं है, लेकिन इनके जो लॉन्ग मार्च के लिए एम्बुलेंस के ऊपर जियाला इनके झंडे लेकर फिर रहे। इसी तरह से पुलिस की गाड़ियां वहां पर स्ट्रीट क्राइम्स की क्या हालात हैं और पुलिस की गाड़ियां इनके जो झंडे हैं और इनके फ्लेक्सेस को इधर से उधर लेकर जा रही है। बात सिर्फ इतनी है, मार्च उन्हें करना चाहिए था सिंध हुकूमत के अगेंस्ट। 35 साल से हुकूमत करें, कंसेक्टिवली 15 साल से कराची में हुकूमत करें। हालात स्ट्रीट क्राइम के देख लें, 1 महीने में ही पिछले हालात देख लें। वहां पर इनका कब्जा माफिया की हालत देख लें। झुग्गियों के अंदर कल आग छिड़क के उन्होंने जो कब्जा माफिया उन्होंने लोगों को जला दिया, उनको देखें। स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर क्या हो रहा है, वहां पर गंदगी के क्या हालात है। थर में पीने को पानी
नहीं है, वहां पर लाड़काना में जो इनके हालात हैं, और थर में सेहत कार्ड भी इमरान खान साहब दे रहे हैं। तो मतलब अब मैं इनसे क्या कहूँ, इनको एक लॉन्ग मार्च अपनी हुकूमत के अगेंस्ट भी कर लेना चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस पे भी कर लेना चाहिए। जो जो ये बातें करें और इनके जो हमने इनके मुतालबात देखे हैं किरण, मैं आपको क्या बताऊं, इट्स रियली समथिंग फनी। मुझे तो लगता है बिलावल ने शायद वो खुद भी नहीं पढ़े, और एज इट इज जो वो जैसे कहते हैं ना, पर्ची चेयरमैन को पर्ची लाकर मुतालबात की भी पकड़ा दी गई है। वो कह रहे हैं जी सेहत का निजाम होना चाहिए, बदतरीन निजाम सिंध में। मैं तो नहीं कह रही, यहाँ पर चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी बल्दियाती निजाम को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हम भी तो यही कह रहे हैं, हम कह रहे हैं लोकल बॉडी का जो एक्ट लेकर आए हैं वो सबसे खराब है। फिर वो जो जिस तरह की बातें करें, वो पहले अपने उसमें तो मतलब झांक के देखें कि ये सारा कुछ वो नेगेट करें। वो तो ऐसे करें कि वो सिंध के अंदर भी वो ऑपोजिशन लीडर है और हम वहां पर भी हुकूमत में बैठे, दोनों जमातें, प्राइम मिनिस्टर वो सिंध की हुक्मरान जमात, वफाक की हुक्मरान जमात, दोनों एक दूसरे के खिलाफ निकले हुए और अभी सिंध में ये सारा सफर चल रहा है। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे और जिस सफर की मैं बात कर रही हूँ पीपल्स पार्टी का, उसकी थोड़ी सी कुछ झलकियां आप लोगों को दिखा देती हूँ, फिर इस पर बात करते हैं। हमने फैसला किया है कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं, 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं। अगले बजट तक इन दो चीजों के ऊपर हम अब कोई इजाफा भी नहीं करेंगे। आईटी सेक्टर के लिए इनको 100% हमने टैक्स माफ कर दिया। जो भी पैसे लगाएगा इंडस्ट्री के अंदर उससे कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ये जो पैकेज आज दिया है ये मुझे आते साथ ही ये बिजनेस कम्युनिटी को पैकेज देना चाहिए। जो हमने एमनेस्टी दी पहली, मैं अब देखता हूं कि हमें वो इस तरह ओपन एमनेस्टी नहीं देनी चाहिए थी। ओवरसीज पाकिस्तानी अब हम उनको ये दावत दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर जब इन्वेस्ट करेंगे तो 5 साल का उनको टैक्स हॉलिडे मिलेगा, नो क्वेश्चंस आस्क्ड होगा। अगर वो आपके साथ पाकिस्तान की किसी भी इंडस्ट्री के साथ जेवी करेंगे, जॉइंट वेंचर करेंगे, तो तब भी दोनों के लिए 5 साल का टैक्स हॉलिडे कर दिया। ये उम्मीद रखता हूं जो हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने मुल्क को अपने पैर पे खड़ा करने के लिए, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी पूरी तरह हमारी मदद करेगी। अब नाज़रीन, मसला ये अदम एतमाद का ऐलान और पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च दोनों आधे रास्ते में हैं और हुकूमत ने बड़े पैकेजेस के ऐलानात कर दिए हैं। पेट्रोल डीजल की कीमत में 10-10 रुपए, बिजली की कीमत में 5 रुपए कमी के बाद आज वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान ने लाहौर में इंडस्ट्रियल पैकेज का भी ऐलान कर दिया है। IT सेक्टर को 100% टैक्सेस से छूट मिल गई है। समंदर पार पाकिस्तानियों को भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की दावत दी गई है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को इंडस्ट्री लगाने पर 5 साल की टैक्स छूट होगी। अगर कोई शराकतदारी में काम करना चाहे तो उसके पार्टनर को भी टैक्स छूट मिलेगी। ये बहुत बड़े ऐलानात हैं जिनके लिए हुकूमत कहती रही है कि आलमी मार्केट की बढ़ती कीमतों पर हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इस वक्त ऐसे वक्त में आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत ने खजाने के मुंह खोल दिए हैं। तकरीबन 250 से 300 अरब का ये पैकेज बनता है। अब ये पूरा ऑब्वियसली कैसे होगा, इस पर बात करने के लिए मुजम्मिल असलम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान वजारत खजाना है। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल। ये बता दें सबसे पहले तो आज जो इंडस्ट्रियल पैकेज का ऐलान वजीर आजम साहब ने किया है उसका फायदा मौजूदा हुकूमत में होता हुआ दिखाई दे रहा है। गो के वजीर आजम ने खुद तस्लीम किया है कि ये पैकेज हुकूमत के शुरू वक्त में देना चाहिए था, लेकिन क्या अब भी साल सवा साल में इसके असरात नजर आएंगे? ये कि ये जो हुकूमत ने जितने भी फैसले किए ये तमाम फैसले जो हैं अपने इलेक्शन की मियाद के अंदर के लिए नहीं किए, ये एक मुस्तकबिल को देखते हुए किए हैं। और जैसे कि अभी 10 डैम्स जो बन रहे हैं इस हुकूमत की दौरे हुकूमत में, वो मुकम्मल होंगे अगले 5 से 7 सालों में। अब वो हमारी हुकूमत होगी उस वक्त या जिसकी भी हुकूमत होगी, तो इसका फ़ायदा जो है सबको मिलेगा। तो ये हुकूमत इस तरह की कोई चीज़ नहीं कर रही जिसका इमीडिएट कोई फ़ायदा हो और वो अगले इलेक्शन में उससे उसका फ़ायदा उठा सके, जैसे माजी की हुकूमतों में थी। और ये जो एमनेस्टी कह लें आप, ये जो इंडस्ट्रियल पैकेज कह लें, इसमें और एमनेस्टी में एक सबसे बड़ा वाज़ेह फ़र्क है, आप उसको समझने की कोशिश करें। फ़र्क ये है कि माजी में जब एमनेस्टी होती थी आपने डिक्लेयर किया, उस पैसे को बैंक अकाउंट में रख दिया, उस पैसे को वापस आप मुल्क से बाहर ले गए, कोई आपको पूछने वाला नहीं था, उस पैसे का कोई जिसे कहते हैं तामीराती काम नहीं हो रहा था। इस दफ़ा हुकूमत ने जो ऐलान किया है और बोला है कि जिनके पास पैसा पड़ा हुआ है और ख़ास तौर पर सनत में पड़ा हुआ है, उस पैसे को अगर आप री इन्वेस्ट कर देते हैं और उससे सनत लगा लेते हैं तो उस पर हम सवाल नहीं पूछेंगे। और इसमें एक और खसूसी बात बताई गई है कि जो 2018 और 19 की जो एमनेस्टी स्कीम में जिसने फ़ायदा उठाया था वो इसके लिए अहल नहीं होंगे। तो
नंबर 1 ये कि ये एमनेस्टी स्कीम काला धन सफेद करने के लिए नहीं है, ये है कि आप सरमायाकारी करें, सनत लगाएं, जिससे मुल्क का मईशत का पहिया चलेगा, सिस्टम में पैसे आ जाएंगे और रोजगार। मुजम्मिल, वज़ीर आज़म ने भी कहा है नो आस्क क्वेश्चन होगा, आप भी कह रहे हैं सनत लगाने वालों से नहीं पूछेंगे कि पैसा आया कहां से, तो फिर इस बात पर फैटफ को एतराज नहीं होगा? देखिए, पहली बात तो ये कि ये एमनेस्टी है किस तरीके की। इस एमनेस्टी में सबसे पहले जो है ये बोला गया है कि जो तजारत करने वाले और जो सरमायाकार जिनके कारखाने हैं उसके लिए पैसा जो है आप लगाएं। तो फैटफ तो जो है अगर आप उसको देखें तो उसका जो महवर है वो जो है मनी लॉन्ड्रिंग है, टेररिज्म फाइनेंसिंग है। तो ये तो चीज़ मनी लॉन्ड्रिंग का कला कमा करेगा और आखिर में जो पैसा इधर उधर पड़ा हुआ है उस पैसे को लेजिटिमाइज तो करना बहुत ज़रूरी है और तामीराती काम में ज़रूरी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि फैटफ का जो एम्बिट है वो एम्बिट है उस तरीके का कि ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग ना हो रहा हो, किसी गलत इस्तेमाल में ना आ जाए, गलत हाथों में ना आ जाए, टेररिज्म में ना आ जाए, ड्रग मनी में ना आ जाए। तो ये पैसा तो जो है प्योर सनत पे है और सनत पे तो सबको एमनेस्टी देते हैं। हमने देखा है कि पिछले 1-2 साल पहले इंडिया ने भी दी है बहुत सारी इसी तरह की एमनेस्टीज और ममालिक भी देते हैं, इंडोनेशिया ने भी दी थी। तो इसमें कोई ऐसी कोई कबात नहीं है, कोई पाकिस्तान कोई अलग काम करने नहीं जा रहा है। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, IMF से सर मुआहदा है कि बिजली और पेट्रोल की लेवी में इजाफा करेंगे, फिर इस पर 10-10 रुपए कमी और 4 माह तक कीमत बरकरार रखना, ये कैसे मुमकिन होगा? क्या ये फॉर्मूला है हुकूमत लेवी बढ़ाती रहेगी और बेर खुद करेगी? वो बात यह है कि अब जैसे हुकूमत एक तरफ टैक्स लेती है, मेयर से लेती है, आपसे लेती है, हर एक से लेती है, और कल ऐलान किया कि जो IT सेक्टर में होगा उसका टैक्स फ्री हो जाएगा। तो हुकूमत जो है हमेशा जो है कहीं से टैक्स लेती है और कहीं पे देती है। तो इस वक्त हमारा टैक्स हदफ जो है, हम हदफ से 300 अरब रुपए 286 अरब प्रिसाइजली आगे हैं और हमारे पास इसके अलावा ये अभी हमने सेल्स टैक्स पिछले 8 महीने से नहीं ले रहे थे और लेवी भी पूरी नहीं ले रहे थे। ये तो 2-3 महीने से हम लेना शुरू किए, वरना लेवी भी 3-4 रुपए के लगभग ही हम ले रहे थे अगर आप देखें जुलाई से लेकर नवंबर तक। तो हुकूमत के पास इस वक्त एक फिस्कल स्पेस है और बहुत सारे अखराजात ऐसे जो हुकूमत ने अपने तखमीने में रखे हुए थे उसमें उतना खर्च नहीं हुए। तो हुकूमत की जगह है बगैर खसारा बढ़ाए अपने जो है ये जो एक रिलीफ दिया, अच्छा ये रिलीफ भी स्पेशल टाइम पे दिया। हमारी हुकूमत की एक बड़ी क्लियर पॉलिसी है, जब बहुत बड़ा कोई स्पेशल मतलब टाइम आ जाए, क्राइसिस आ जाए, जैसे कोरोना आया था उसमें हमने 1200 अरब रुपए की रिलीफ दी थी और अब उस वक्त तो हमारे टैक्स के जो महसूलात थी वो 4000 अरब भी नहीं थी। इस साल हम 6000 अरब के महसूलात क्रॉस कर रहे हैं और ये जो है सब्सिडी 4 महीने की है, क्योंकि ये यूक्रेन वॉर की वजह से एकदम जो है तेल की कीमतें 24-25% 1 से 1.5 माह में बढ़ गई, जिसका जो है एक बहुत ऑलरेडी हमने इम्पैक्ट पास भी किया, लेकिन अगर मजीद पास ऑन करते हैं तो बात बहुत आगे जा सकती थी। तो ये एक टेम्परेरी रिलीफ है और इंशाल्लाह जब यूक्रेन और इसके क्राइसिस सामने जो है हल होते हुए नजर आएंगे तो तेल की कीमतें भी नीचे आ जाएगी और ऐसा ऐसा हुकूमत जो है रिलीफ विड्रॉ कर लेगी। जैसे ही आप कह रहे हैं इजाफी टैक्स वसूल हुआ है और उसे रिलीफ पैकेज में इस्तेमाल किया जाएगा, और भी जरा ऐसे फंड इसके लिए इस्तेमाल होंगे क्या? IMF का कोविड के लिए दिया गया फंड भी पैकेज में इस्तेमाल होगा? तो आपको याद होगा कि जब जनवरी में हमने मिनी बजट दिया था तो लगभग 350 अरब रुपए के हमने इजाफी टैक्सेस लगाए थे। तो वो एक आमदनी हमारे पास आनी है सामने से। इसके अलावा कोविड फंड आपने बिल्कुल बजा का, उसके अनयूटिलाइज जो पैसे हैं वो इस्तेमाल हो जाएंगे। कंपनीज में बेतहाशा हमारा डिविडेंड पड़ा हुआ है वो इस्तेमाल हो जाएगा। तो हुकूमत के पास अलग अलग, और मैंने कहा कि बहुत से तखमीने ऐसे लगाए थे वो जो ज़्यादा थे उसमें गुंजाइश बचेगी, जो बचत होगी वो इस्तेमाल हो जाएगी। सूबों को इस साल जो है जो बजट में ऐलान किया था उससे 150-200 अरब रुपए ज़्यादा जाएंगे, तो सूबे सारे पैसे शायद ना इस्तेमाल कर सके तो वो भी अब जो है उसमें मदद करेंगी। बहरहाल गुंजाइश। मुझे ये भी बता दीजिए, बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान तो हो गया है, लेकिन उसका फायदा कितने यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए होगा या ये सबके लिए है? इसकी तफसीलात अभी आनी है। अगर आप हमाद अदर की ट्वीट देखें तो उन्होंने तो कहा कि जी ये कमर्शियल और रेजिडेंशियल सब पे होगी। अब वो कितने यूनिट इस्तेमाल करने वालों तक है इसकी तमाम तफसीलात आएंगी। 700 यूनिट के इस्तेमाल करने वाले तक है या उससे ज़्यादा है, ये बाद में पता लगेगा। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम। प्रोग्राम से एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ।
वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथी शहीद अतहर मतीन, इनका कातिल अपने अंजाम को पहुंचा। कंबर शहदाद कोर्ट में पुलिस ने खुफिया इत्तला पर छापा मारा। मुलजिम अनवर बरोही ने पुलिस को देखते ही गोली चलाई और पुलिस के जवाबी फायरिंग में मारा गया। उसका दूसरा साथी अशरफ पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। मुलजिम अनवर बरोही के खिलाफ 13 मुकदमात थे। 2014 से वारदातों में मुलव्वस था। 3 बार गिरफ्तार भी हो चुका था। हर बार जमानत पर रिहा होकर वारदातें करता रहा। अगर पहली ही वारदात पर कैफर किरदार तक पहुंचता, सजा हुई होती, तो अतहर मतीन जैसी कई मासूम जानें बच सकती थी। बहरहाल अब देखना यह है कि दूसरे साथी की मदद से पुलिस उसकी पुश्तपनाही करने वाले अनासर तक पहुंचती है या नहीं। इस पूरे गैंग का खात्मा होना ज़रूरी है। शहीद अतहर मतीन की फैमिली इन सब से कितनी मुतमईन है। उनके भाई तारिक मतीन प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। खुशामदीद कहूँगी आपको तारिक। मुलजिम की पुलिस के हाथों हलाकत और अंजाम हुआ है, फैमिली मुतमईन है, इससे मुतमईन है आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हर महज़िब शहरी की ख्वाहिश होती है कि मुजरिम कैफर किरदार को पहुंचे ऐसे कि उसके हाथों में हथकड़ियां हों और लोग उसका अंजाम देखें, कानून की बालादस्ती देखें, महज़िब मुआशरे की जीत देखें। लेकिन ये लोग जो हैं, ये कानून की महज़िब मुआशरे की जबान नहीं समझते। इससे वही किया, पुलिस के सामने रेजिस्ट किया और ये अपने अंजाम को पहुंच गया, ठिकाने लग गया। ऐसे अक्सर लोगों का अंजाम यही होता है। और चूंकि हमें ये तमाम मालूमात पहले से दी जा रही थी और यही तमाम मालूमात जो हैं वो 3 हवालों से, अब चूंकि वो अहमर भी एक बड़ी स्टोरी समा पे कर चुके, अहमर रहमान, और उसके अलावा मैं आपको बता सकता हूँ तो 3 हवालों से कंफर्म हो रही थी। इनका एक पार्टनर, उससे हासिल होने वाली मालूमात, इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात और टेक्नोलॉजी बेस्ड मालूमात, 3 सोर्सेस से ये मालूमात कंफर्म हो रही थी। तो ये दोनों वही हैं जिनके बारे में हमें इब्तिदाई चंद घंटों के बाद बता दिया गया था। इनमें से एक ठिकाने लग चुका, एक पुलिस की गिरफ्त में है और इंशाअल्लाह वो भी अपने किए की सजा पाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इत्मीनान है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप बता रहे हैं कि कनेक्टिविटी थी, 3 हवालों से बताया जा रहा था बिल्कुल आगाज से ही, लेकिन ये जब ये मुजरिम अपने अंजाम को पहुंचा, ये इत्तला आपको कैसे मिली? और ऑब्वियसली एक भाई की हैसियत से जज्बात क्या थे उस वक्त आपके? ये इत्तला मुझे मिली सुबह 4 बजे से कुछ पहले, और मुझे कुछ सहाफी जो दोस्त इस पर हमारे साथ दे रहे थे, काम कर रहे थे, उनमें से ही एक के जरिए ये मालूमात मुझ तक पहुंची और फिर जो है वो कुछ पुलिस ऑफिशियल्स के जरिए ये मालूमात मुझ तक पहुंची और फिर उसके बाद मीडिया पर ये कुछ चंद घंटों के बाद आई। तो ये पता चल गया मेरे पास वो चीजें जो हमारे पास अक्सर होती हैं, वो भी हैं कि जो हम टेलीविजन पे नहीं चला सकते उनके सेंसिटिव नेचर की वजह से, जो ग्राफिक्स डिटेल्स हैं, तो वो भी मुझ तक पहुंची, कुछ चीजें पहुंची और उनसे पता चला कि ये शख्स अपने अंजाम को पहुंच चुका है। तो नहीं आ सकता मेरा भाई जो चला गया, लेकिन ये अपने अंजाम को पहुंचा, एक तसल्ली हुई, एक तशफ़ी हुई। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। यकीनन आपका भाई इतना प्यारा इंसान वापस नहीं आ सकता, लेकिन तसल्ली तो ज़रूर हुई कि कम से कम इन दरिंदों के हाथों अब किसी और की जान नहीं जाएगी। वालिदा को कुछ इत्मीनान हुआ? उनकी बच्चियां, उनकी बेवा, वो क्या कह रहे हैं इस वक्त? उनसे इंटरेक्शन हुआ। दोनों बेटियां जो हैं वो मेरे पास हैं, बच्चों के साथ थोड़ा सा वक्त स्पेंड करें और कुछ निकले, इस शौक से मैं अपने घर पे ले आया था। तो जो अतहर की बड़ी बेटी है रुमैसा, उसने कहा, मुझे कह लगी बाबा तो चले गए लेकिन मुझे खुशी है कि एक पकड़ा गया, एक मारा गया। तो ये उसके तासुरात थे। वालदा ने कहा चलो अच्छा यार, किसी और माँ का बेटा ये नहीं छीन सकेंगे, ये उनके तासुरात थे। साथ में सबने शुक्रिया अदा किया, समा का, अलीम खान साहब का, कि जो कॉर्पोरेट लाइफ इंश्योरेंस है उसकी अमाउंट, समा की जानिब से एक कंट्रीब्यूशन है उसकी अमाउंट, उसके बाद अतहर के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस कहेंगे उसे, कि अतहर की सैलरी फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years इट विल बी गिवन टू द किन्स। तो वो उस पर समा का सबने शुक्रिया अदा किया। बच्चियों की एजुकेशन के हवाले से ऐलान है, तो वो जो है एक साई ऑफ रिलीफ है उनके लिए। गो की जो लॉस है वो इतना बड़ा है कि इररिपेयरेबल लॉस है, मगर उनके लिए वो एक साई ऑफ रिलीफ भी है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आप साथ मौजूद हैं। ये बहुत बड़ा गम है, आप लोगों को वक्त लगेगा इस पे से निकलने में, और ये सारी ज़िंदगी का गम है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मुजरिम था वो अपने अंजाम को पहुंचा है, तो एटलीस्ट फैमिली को तसल्ली ज़रूर हो गई है कि अब किसी और माँ का बेटा इस दरिंदगी के साथ छीना नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया तारिक मतीन साहब साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट और स्पेशल रिपोर्ट है आपके लिए। एक बार फिर खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन। इस वक्त जो रिपोर्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ना, इंतहाई तशवीशनाक है और बहुत सारे इदारों पर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क लगा रही है। ईरानी कुकिंग ऑयल ये कराची की मार्केट में कदम कैसे जमा रहा है, ये दिखाने जा रही हूँ मैं आपको। हर तरफ गैर कानूनी स्मगल्ड ऑयल बिक रहा है। ये ऑयल बलूचिस्तान के किन रास्तों से और कैसे इदारों की ऐन नाक के नीचे उनकी पलकों के साए में कराची लाया जा रहा है। कराची की जो मकामी कंपनीज हैं वो कैसे कैसे इस गंदे धंधे में अपना हिस्सा डाल रही हैं, ये कैसे डब्बों में तेल डाल रही हैं। पाकिस्तान के कौमी खजाने को सालाना कितने अरब का नुकसान पहुंचा रही हैं ये कंपनीज। इंतहाई अहम रिपोर्ट है ये, जो कि समा के रिपोर्टर हैं रिजवान आलम, इन्होंने खुसूसी तौर पर 7 से 8 के लिए तैयार की है। देखिए, मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके लियारी के गरीब शाह रोड पर, जो इस वक्त कराची वालों के लिए गरीब नवाज रोड बना हुआ है। ये और बात है कि इस गरीब नवाजी की कौमी खजाने को और मुल्की मईशत को भारी कीमत अदा करनी पड़ रही है। ईरान से पाकिस्तान की समंदरी और ज़मीनी हुदूद में स्मगल होकर आने वाले कुकिंग ऑयल की कराची में सबसे बड़ी परचून मार्केट लियारी का यही बाजार है। पाकिस्तान में तैयार होने वाले ब्रांड के मुकाबले में 30 से 40% सस्ता होने की वजह से कराची के कोने कोने से लोग गरीब शाह रोड पहुंच रहे हैं। ये सस्ता तेल है तो आवाम आती है लेने के लिए, कोई लालू खेत से आ रहा है, कोई नाजमाबाद से आ रहा है। ये पाकिस्तानी तेल महंगा है, अच्छा तेल है तो पब्लिक यहाँ आती है लेने के लिए। नॉन कस्टम जो है ये माल है, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हमें फेस आती है वहाँ से माल लाने में, जो है चीज़ें करने में, बट इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा बेनिफिट जो है वो गरीबों का है। जहाँ आप पाकिस्तानी तेल की कीमतें देखें आसमान को छू रही हैं, जब एक आइटम आपको सस्ता मिल रहा है, गरीब आवाम को जिसमें सहूलत मिल रही है। अब मैंने आपको पहले जैसे बताया कि 5 लीटर का जो ये हमारा आयात का जो ये बॉटल है, अब अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में इसको लेने जाएंगे तो ये 2200 रुपये का है, और हम यहाँ पर इसको 1500-1550 रुपये का दे रहे हैं। ये ड्यूटीज़ जो है बच रही हैं, इसी वजह से सस्ता जो है माल बिक रहा है यहाँ पर। ईरान से पाकिस्तान की समंदरी हुदूद से गुजरकर बलूचिस्तान स्मगल होने का गेटवे इन दिनों जीवनी साहिल बना हुआ है। जीवनी साहिल की ये वीडियो ये बताने के लिए काफ़ी है कि कस्टम्स हुक्काम ने कौमी खजाने को चूना लगाने के लिए स्मगलर्स को कितनी सहूलत दे रखी है, और यकीनन ये सहूलत मुफ्त में नहीं मिलती है। और ये जीवनी का साहिली इलाका कंटानी है। यहाँ ईरानी तेल की स्मगलिंग की रफ्तार इतनी तेज है कि दिन में तकरीबन हर 1 मिनट बाद तेल से लदी एक कश्ती पहुँच रही होती है। कंटानी साहिल पर ही बड़े बड़े ज़ेरे ज़मीन टैंक बने हुए हैं, जहाँ लांचों के जरिए आने वाला तेल जमा किया जाता है। और जरा ये देखिए, ये काफिला ईरान से जमीनी रास्तों के जरिए बलूचिस्तान लाए जाने वाले कुकिंग ऑयल की गाड़ियों का है, यानी स्मगलर्स को बहरो बर पर यकसा सहूलत हासिल है। जब पाकिस्तानी ऑयल मैन्युफैक्चरर्स ने ईरानी तेल की ऐसी फरावानी देखी तो उन्होंने इस बहती गंगा में सिर्फ हाथ ही नहीं धोए, बल्कि 5 उंगलियां समेत सर भी ईरानी तेल की कढ़ाई में डाल दिया है। और ये देखिए, ये वीडियो एक पाकिस्तानी कुकिंग ऑयल की फैक्ट्री की है, जहां ईरान से स्मगल होने वाले कुकिंग ऑयल के ड्रम्स के ढेर लगे हैं, जिन्हें मुकामी ब्रांड के लेबल्स में पैक करके बेच दिया जाता है। टैक्स चोरी करके कौमी खजाने को चूना लगाने और आवाम को लूटने वाली ये वाहिद कंपनी नहीं है। रेट जो है पाकिस्तानी तेल का ले रहे हैं और माल जो है ईरानी बेच रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनका मुनाफा तो 3 गुना ज्यादा उनका बन रहा है। तो ये पाकिस्तानी अवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। पाकिस्तान ऑयल एंड घी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के रुकन भी तस्लीम करते हैं कि कई मुकामी कंपनियां इसी फ्रॉड में लगी हुई हैं। देखें, हमारे पास कुछ रिपोर्टें तो हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमाकत ही करेंगे वो इंडस्ट्रीज जो इस तरह का काम करेंगे। देखें, ये तो चोरी का काम है, ये ड्यूटी और टैक्स की चोरी का माल है।
तो ये जो भी ये काम करेगा तो उसका अंजाम जो है वो बुरा होगा, और एक ना एक दिन तो पकड़े जाते हैं ऐसे लोग। सामान्य स्मगल शुदा तेल बेचने का सवाल गरीब शाह रोड के परचून दुकानदारों से किया तो उनका कहना था कि इस बाजार में तो मामूली परचून फरोश है, कार्रवाई करनी है तो यूसुफ गोट में होनी चाहिए जो ईरानी तेल की सबसे बड़ी मंडी है। ये तो वहाँ से आता है यूसुफ गोट से, वहाँ से माल यहाँ आता है। ये तो दुकानदार है छोटे छोटे, ये तो खरीदते बेचते आगे, एक 50 रुपए के लिए बेचते हैं। चंद रोज पहले समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान ने भी अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में बताया था कि पुलिस की सरपरस्ती में किस तरह स्मगल तेल यूसुफ गोट में बस टर्मिनल से कराची के दीगर इलाकों तक पहुंच रहा है, मगर इसके बावजूद मुल्की खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने वाला धंधा इसी तरह जारी है। ये आप ही की मैं समा न्यूज़ की रिपोर्ट आज एक देख रहा था जो आपने बनाई है, आपने उसमें आइडेंटिफाई किए हैं जो इलाके, तो वो क्यों सरेआम हो रहा है? क्या इदारों के नॉलेज में नहीं है कि क्या हो रहा है यहाँ पे? तो उसको क्यों नहीं बंद कराया जाता? जमीनी और समंदरी रास्तों से ईरानी तेल की पाकिस्तान आमद का धंधा इतने धड़ल्ले से जारी है कि उन्हें किसी सिक्योरिटी इदारे का खौफ है और ना ही कस्टम्स और इसकी इंटेलिजेंस का, बल्कि उन्हें स्मगलिंग के इस पूरे अमल की वीडियो शूट करने पर भी शायद कोई एतराज नहीं होता। फिलहाल कारोबार तो ये ग्वादर में चल रहा है। ग्वादर से आगे एक इलाका है जो है बलूचिस्तान का जीवनी, जो ईरान का बॉर्डर है, मेन वहीं से जो है ये सारा सेटअप है, वहीं से माल आ रहा है, देन ग्वादर के रास्ते जो है कराची पहुंचता है। बलूचिस्तान से ये इतनी वीडियोस आई पड़ी हैं हमारे पास, ये लॉन्चों के जरिए आ रहा है, ट्रकों के जरिए बाय रोड आ रहा है। वहाँ किसकी जिम्मेदारी होगी? वहाँ पे भी कस्टम की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में खुर्दनी तेल की सालाना खपत 42 लाख टन है, जिसमें से 38 लाख दरामद किया जाता है, जबकि 4 लाख मुकामी सतह पर कॉटन सीड से तैयार किया जाता है। जबकि ईरानी तेल की स्मगलिंग 3 लाख टन सालाना से जायद है और इसकी शरह मुसलसल बढ़ रही है। 1000 टन तो डेली आ ही रहा है, 500 से 1000 टन जो मैं एक मुताद अंदाजे से बता रहा हूँ पाकिस्तान में आ रहा है। 80 रुपये किलो का तो नुकसान स्टेट है गवर्नमेंट का। अगर कराची में 1000 टन भी रोज़ आए, जो कि कम, मैं भी कम बता रहा हूँ, अरबों रुपये का नुकसान बनेगा गवर्नमेंट का। अगर ईरानी तेल की स्मगलिंग से मुतालिक ऑयल एंड घी मैन्युफैक्चरर्स के दावे को दुरुस्त मान लिया जाए तो इससे कौमी खजाने को टैक्स की मद में तकरीबन 30 अरब रुपए सालाना का नुकसान पहुंच रहा है। ईरानी तेल के साथ साथ चॉकलेट्स, बिस्किट्स और दीगर मसनूआत भी गरीब शाह रोड की दुकानों में मौजूद है। ईरानी अशिया अब बहुत मकबूल होती जा रही है पाकिस्तान में, इसकी क्या वजह? इसका वजह ये है कि वो आला है, अच्छा है, उसको लोग लेते हैं, पसंद करते हैं, सस्ता होता है। लेने किससे लेते हैं? हम तो बलूचिस्तान वालों से लेते हैं जो हमारे को लाके दे रहे हैं। काम कितने अरसे से चल रहा है? तकरीबन साल हो रहे हैं। इस कारोबार से वो दुकानदार बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं जो हुकूमत को टैक्स देने वाली कंपनियों की मसनूआत बेच रहे हैं। बहुत फर्क पड़ा है सर, पहले ये ज्यादा बिक रहा था, अब ईरानी माल ज्यादा बिक रहा है। इसकी वजह ये है कि महंगा। कैमरामैन सनाउल्लाह और आतिफ कुरैशी के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। खत्म हो गया नाज़रीन, मुलाकात होगी आपसे कल इंशाअल्लाह अल्लाह ने के बाद।